नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच से लेके उपस्थित हुआ हूं, वो आपके उत्तराखंड एलटी फर्स्ट पेपर का महत्वपूर्ण जो यूनिट है, यूनिट 5 से रिलेटेड आज एक मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। आई थिंक यहाँ से आपके प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस श्रृंखला को शुरुआत करने से पूर्व मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनके आंसर जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो उसके तुरंत बाद आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा, इससे आपका स्व मूल्यांकन होता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किस वर्ष से किया गया था। तो मुझे लगता है अनुमान सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। ए दिया है 1935, बी दिया है 1940, सी दिया है 1945 या फिर डी 1965। तो इसका गठन किस वर्ष से किया गया था तो आपको ये पता होगा। चलिए आंसर दीजिए। जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका 1945 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं क्योंकि आप सभी को ये सर्वविदित भी होगा। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अगर बात करते हैं तो इसका गठन जो किया गया था 1945 में सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन किया गया था। इतना आप समझ गए होंगे। उस समय इसका जो नाम था विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से इसका नाम जाना जाता था। जब भारत आजाद हो गया था स्वतंत्रता के पश्चात, जब राधा कृष्णन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, 1953 में इसका नाम फिर बदलकर क्या कर दिया गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका नाम कर दिया गया था। याद रखिएगा इसका नाम। क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस वर्ष से किया गया था। 1953 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया। साल है 1956 का। उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद के जो अधिनियम के द्वारा इसको स्वतः संस्था के रूप में इसे दर्जा हासिल हुआ। और यूजीसी को अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा में उच्च स्थान इसको प्राप्त है, ये आपको पता होना है। अगर मैं हायर एजुकेशन के अंतर्गत बात करूं तो सर्वाधिक जो प्रतिष्ठित जो संस्थान की अगर मैं बात करूं यूजीसी को माना जाता है। आपको पता होगा कि जो अधिनियम था, जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत यूजीसी को 2 दायित्व इसके अंतर्गत दिए गए थे। 2 दायित्व कौन-कौन से थे? एक तो दायित्व था कि आपका उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्तीय पोषण करना था। दूसरा था इसका कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जैसे मानकों का समन्वय निर्धारण करना, उनका अनुरक्षण रचना करना, तो ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। तो ये रिपोर्ट मैंने आपको इससे पूर्व बता दिया था, जिसमें मैंने ऑप्शन ए को पढ़ा था। तो यहाँ पर सार्जेंट रिपोर्ट है या डॉक्टर यशपाल रिपोर्ट है या न्यायमूर्ति वर्मा रिपोर्ट है, तो लिंग देह रिपोर्ट है। तो इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में तुरंत दीजिए। चलिए, जिसे आता है उसका आंसर दीजिए। देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका ए, इसका क्या है, सही आंसर है। अब बात करेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात किस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान समिति का नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया था। तो इसमें से वो कौन सा वो आयोग है ये बताना है। देखिए मुदालियर आयोग है या राधा कृष्णन आयोग है या फिर कोठारी आयोग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जो नाम चेंज किया गया था वो जो किया गया था राधा कृष्णन कमीशन के आधार पर इसको किया गया था। देखिए मैंने कहा जब भारत आजाद हो गया था उसके पश्चात राधा कृष्णन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। 1953 में इसका जो नाम बदल गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो यहाँ पर आपको ये पता होगा किस प्रकार की संस्था है, क्योंकि मैंने अभी आपको पूरी रामायण बता दी है। तो यहाँ पर संवैधानिक संवैधानिक संस्था है या फिर यह स्वतः संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है, तो या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ये बताना। जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, मेरे आंसर देने से पूर्व ये अगर आप आंसर दोगे ना तो इसमें आपका ही भला होगा, ना कि मेरा। आपका जो एलटी का पेपर है उसमें आप शानदार प्रदर्शन करोगे, आपका स्व मूल्यांकन होगा कितना आप गहरे पानी में है। शायद मेरी कोई बातें कई बच्चों को बुरी भी लग रही होंगी, कोई इस चीज को सही भी ठहरा रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, जल्दी आंसर दीजिए। जो इसका आंसर है ये स्वतः सस्ता है। याद रखिएगा। बात करते हैं पांचवें नंबर का प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो 5वें नंबर का प्रश्न कर रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में केंद्र सरकार के कितने अधिकारी यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। देखिए केंद्र सरकार के इसमें जो अधिकारी सम्मिलित होते हैं कितने थे, पहले 1 था या 2 था या 3 था या 4 था, तो कितने अधिकारी सम्मिलित होते हैं, जल्दी आंसर दीजिए। जो इसमें जो अधिकारी जो सम्मिलित होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 2 अधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं। थोड़ा सा मैं यूजीसी के बारे में आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, बात है आपके, जब मैंने कहा 1953 में जब इसका नाम बदल गया था, तो आयोग के कर्मचारियों की यहाँ पर नियुक्ति और साथ ही उसकी जो सेवाएं होंगी, जो इस विभाग में कार्य करेंगे उसकी सेवाएं क्या होंगी, केंद्र सरकार द्वारा इसकी के जो सेवाएं होंगी वो केंद्र सरकार द्वारा इसको प्रदत्त की जाएंगी, उसको निर्धारित की जाएंगी। और आयोग में क्या था, एक अध्यक्ष था, याद रख लीजिए, मैं फिर दोबारा इस चीज को नहीं दोहराऊंगा, तो आप इस चीज को थोड़ा सा मनन कीजिए, लिखते हुए चलिए। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और साथ ही आपके 10 क्या थे इसमें अन्य सदस्य। अगर हम देखें टोटल अन्य सदस्यों को लगाते हुए 10 तो अन्य सदस्य थे, एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था, तो 12 सदस्य इसमें ओवरऑल होते हैं। तो इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, या फिर हम कहें जो 65 वर्ष की आयु अगर पूरी होगी तब तक का ये कार्यकाल होता है। और इसका कार्यकाल एक बार में बढ़ाया जा सकता है, याद रखना, एक बार में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। उपाध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और साथ ही जो उपाध्यक्ष का कार्यकाल की अगर बात करें तो यहाँ पर उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब मैंने जो आपसे कहा कि भैया इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा जो कितने अधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर आपको 2 का, तो केंद्र सरकार द्वारा इस आयोग को 2 के अधिकारी इसमें दिए रहते हैं। 2 अधिकारी होते हैं, एक जिसमें एक शिक्षा सचिव होता है, एक वित्त सचिव होते हैं। याद रखिए कभी ये 2 अधिकारियों के नाम पूछे जा सकते हैं, एक तो वित्तीय सचिव होता है और एक शिक्षा सचिव के रूप में होते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसमें 3 सदस्य जो होते हैं विश्वविद्यालय में जो कार्यरत, जो वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो वर्तमान में कार्यरत जो प्रोफेसर होते हैं, उन प्रोफेसरों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। और एक चीज और बताता हूँ आपको कि जो अन्य सदस्यों का जो चयन चयन कृषि हो गया, तकनीक के क्षेत्र में हो गया, या विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, या फिर उद्योग या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से इनका चयन होता है। और यूजीसी की अगर हम बात करें तो यूजीसी के टोटल अगर बात करूं 6 यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसके अंतर्गत जैसे हम बात करें आपके बेंगलुरु में हो गया, भोपाल में हो गया, गुवाहाटी में हो गया, हैदराबाद में, कोलकाता में, और साथ ही ये पुणे में इसके कार्य चलते हैं, और नई दिल्ली में इसमें कार्य किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि विस्तार से नहीं बताना है तो मैं सीधे क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चल दूंगा। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा की थी कि इसका जो उपाध्यक्ष होता है उस उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पर अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया था, जिसे आता है वो तुरंत बताइए। देखिए दोस्तों, इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कहा था, जो क्वेश्चन आपको पूर्व में बताया था कि नई दिल्ली के अतिरिक्त यूजीसी के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में कौन कौन शामिल नहीं है। अब इसमें से कौन से ऐसे ये शहर हैं जो यूजीसी के दायरे से बाहर हैं, इनको सम्मिलित नहीं किया है। देखिए यहाँ पे जयपुर दिया है, पुणे दिया है, हैदराबाद, कोलकाता ये दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा, जैसे इसके कार्यालय जो क्षेत्रीय कार्यालय शहर की बात करें, जैसे भोपाल हो गया, बेंगलुरु, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, ये है। अब इसमें कौन सा नहीं है, देखिए हैदराबाद है और आपके कोलकाता इसमें दिया हुआ है, तो कौन सा नहीं है, चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, इतनी देर मत कीजिए। देखिए जयपुर इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अब देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है कि यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो आपने इस चीज को जल्दी ही पिक कर लिया होगा, तो एक बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि यूजीसी का जो नाम विश्वविद्यालय अनुदान समिति ने किस वर्ष से बदला था। मैंने अभी पूरी रामकथा बताई थी, तो यदि आपको ये पता होगा तो इसका आंसर आप तुरंत देगा, 1945 में या 1953 में, 1955 में, 1956 में। जो ये नाम चेंज किया गया था, ये किया गया था आपका ऑप्शन बी, 1953 में इसका नाम किया गया था, संशोधित करके चेंज कर दिया गया था। ठीक है, अब 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद के अधिनियम द्वारा एक स्वतः संस्था के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। किस वर्ष ये इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका जो ऑप्शन दिया है 1945, 1953, 1955, 1956, तो किस वर्ष से किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1956 में। इसको क्या किया था, इसको दिया गया था क्या आपका ये स्वतः संस्था का दर्जा दिया गया था। उसमें
डॉक्टर डी ना डी सॉरी मैं भूल रहा हूँ, डॉक्टर सी डी देशमुख थे। 1956 में यूजीसी को एक संवैधानिक क्या निकाय का दर्जा यहाँ पर मिला, और यूजीसी के ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए। वो डॉक्टर सी डी देशमुख, ये पहले ऐसे अध्यक्ष थे इसके। और संवैधानिक निकाय का दर्जा मिलने से पहले यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे, अगर जब इसका जो दर्जा मिलने से पूर्व अगर कहें, जब इसे दर्जा मिला था तो उस समय कौन थे, डॉक्टर सी डी देशमुख थे। और जब इनको दर्जा मिल गया उसके बाद प्रथम जो अध्यक्ष रहे तो शांति स्वरूप भटनागर इसके क्या थे, आपके अध्यक्ष के रूप में रहे थे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम एनसीटीई के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एनसीटीई किस प्रकार की संस्था है, ये संवैधानिक संस्था है, स्वतः संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको बताना किस प्रकार की संस्था है। तो देखो स्वतः ये संस्था के रूप में इसे हम जानते हैं। देखिए दोस्तों 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित किया गया था। यहाँ पर से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1992, 1993, 1994, 1995। तो किस वर्ष से किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये था आपका डी, 1995 में इसको स्थापित किया गया था। इसके संबंध में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं तो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद ये किया गया था 17 अगस्त 1995 को। इसको राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो अधिनियम था 1993 की अगर हम बात करें तो उसकी जो संख्या थी 73 की अगर हम बात करें तो उसका अनुसरण ये एक स्वतः निकाय के रूप में हम इसको स्थापित किया गया था। और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जब हम बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था देश में सभी संपूर्ण अगर हम देश में करें जो अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और अगर मैं बात करूं उसको समन्वय रूप में विकसित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। और जितने भी शिक्षा से संबंधित जितने भी मामले शिक्षकों से संबंधित थे तो उसको अध्यापक शिक्षा प्रणाली के जो मानक थे उसके मापदंडों में उसको कहीं ना कहीं अध्ययन करना ये था। अब जब हम 13वें नंबर के प्रश्न की बात कर रहे हैं तो 13वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई को किस वर्ष स्थापित किया गया था। देखिए इसको किस वर्ष स्थापित किया गया था, कह रहा है कि 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो किस वर्ष से किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी में इसका जल्दी से आंसर दीजिए जिन लोगों को पता है। देखिए इसका जो सही उत्तर है ये है आपका 1986, ठीक है, को इसको स्थापित किया गया था। जब हम भारतीय पुनर्वास परिषद की बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा सॉरी समझाना बड़ा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जो पुनर्वास परिषद को अगर हम देखें एक तरीके के ये पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसको जो स्थापित किया गया था वो 1986 को इसको स्थापित किया गया था। साल था 1992 में, माह था 19 सितंबर का माह 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम को किया गया था, संसद द्वारा पारित किया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद को संसद द्वारा किस वर्ष इसको पारित किया गया था। सितंबर 1992 को इसको किया गया था, पारित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और जब पारित किया गया था तो उस समय अधिनियम जो था उसके द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद का एक संवैधानिक निकाय के रूप में जो है इसको स्थापित किया गया था। 22 जून 1993 को यह अस्तित्व में आया और संसद द्वारा 2000 में इसको संशोधित किया गया, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यह है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना किस वर्ष से की गई थी। यहाँ पर 1915 दिया गया, 1920 दिया गया, 1925, 1930। तो किस वर्ष से इसको स्थापित किया गया था। तो अगर हम बात करें तो ये किया गया था 1920 को स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा जो ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होता है ये शिक्षा के क्षेत्र में जैसे केंद्र सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार की सलाह देने की एक शीर्ष इकाई के रूप में हम इसको जानते हैं। और हमने आपको ये बताया था कि अभी मैंने आपको केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1920 में ये हुई। और अगर हम वर्तमान स्वरूप को अगर देखें तो जो ये चली हुई आ रही है ये 1964 से ये चल रहा है। और अगर हम बात करें इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं तो ये जो बोर्ड है इसमें जो शिक्षा का विकास की समीक्षा की जाती है, उसमें कितने प्रकार के सुविधाएं या कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसमें पर्यटन किस प्रकार से सुनिश्चित किए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको क्रियान्वित करना या फिर उनका मॉनिटरिंग करना, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा इसको निर्वाह किया जाता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो था
का जो वर्तमान स्वरूप किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ये 1920 में, 1935 में, 1964 में, या कहें इसमें से कोई नहीं। हमने आपसे क्या कहा, कब आया था ये, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए 1964 में इसको अस्तित्व में आप से लाया गया है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं, जो अगला प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण है ये भी। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर हम कहें एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना किस वर्ष है, 1960 में, 1961 में, 1964 में, 1967 में, यह किस वर्ष हुई थी। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो इसकी स्थापना की गई थी, ये एक स्वतंत्र संस्था के रूप में 1961 में की गई थी, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की अगर बात करते हैं, तो भारत सरकार द्वारा इसको जो स्थापित किया गया था 1961 में, इसको स्थापित किया था, एक स्वतः संस्थान के रूप में किया गया था। और साथ ही जो स्कूली शिक्षा में किस प्रकार से गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, उसकी नीतियां किस प्रकार से, कार्यक्रमों को किस प्रकार से किया जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहायता जिसमें प्रदान की जाती है, उसकी सलाह प्रदान की जाती है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जैसे कि इसमें कह रहा है कि एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है, तो मैंने अभी आपको बताया ये जो है क्या है, आपके स्वतः संस्था है, आपके डी इसका क्या है, राइट आंसर है। तो याद देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, अगर मैं आपको ये थोड़ा और जानकारी दूं, तो इसमें क्या होता है, जैसे जो ये था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, जिसे हम एनसीईआरटी की अगर बात करें, तो इसके क्या उद्देश्य है, किस लिए इसका गठन किया, थोड़ा ये भी समझना अत्यंत हमेशा। जो हमारी जो स्कूली शिक्षा होती है उसके संबंध में या उसके क्षेत्र में जितने भी शोध कार्य करना होता है, उसको बढ़ावा देना पड़ता है, उसमें समन्वयता किस प्रकार से लाई जाती है, और उसमें जिस प्रकार से मॉडल पाठ्यक्रम को पुस्तकों के रूप में या सामग्री के रूप में या समाचार पत्रों के रूप में या पत्रिकाओं के रूप में इसको तैयार किया जाता है। और आपको बता दूं, शिक्षा की किट जो होती है, जिसमें सामग्रियाँ होती हैं या फिर मल्टीमीडिया जैसे डिजिटल सामग्रियाँ होती हैं, और उनका विकास करना होता है, और सेवा पूर्ण जो शिक्षक होते हैं और उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है, और जो सेवारत शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण समय समय पर किया जाता है। कहीं ना कहीं नवीन तकनीक हो और जो प्रथाएं हैं उनका कॉम्बिनेशन इसमें बनाया जाता है, और जो स्कूली शिक्षा से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनकी विचारधारा या उसकी सूचनाओं को कहीं ना कहीं संशोधित कर उनको पृथक रूप में यहाँ पर प्रयोग लाया जाता है। तो इसका ये कार्य है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं 18वें नंबर का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे अपने यहाँ पर स्क्रीन पर। तो 18वें नंबर का जो प्रश्न कह रहे हैं, तो कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय योजना का अनुमोदन किस वर्ष किया गया था। केंद्रीय विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल स्कूल की बात करें तो यहाँ पर 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1965 में, तो किस वर्ष इसको ये किया गया था, तो ये आपको बताना है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए जो अडॉप्ट किया गया था इसको, ये 1962 में ये अनुमोदन किया गया था इसका, ठीक है। इसको भी थोड़ा समझने की प्रयत्न करेंगे, ठीक है। ये जो केंद्रीय विद्यालय है, जो केंद्रीय विद्यालय की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, भारत सरकार द्वारा किया गया था दूसरे जो केंद्रीय वेतन आयोग की जब सिफारिश के आधार पर, जब उसके द्वारा सिफारिश की गई थी, तो कि केंद्रीय विद्यालय जैसे सेंट्रल स्कूल की योजना को किया गया था, जो क्रियान्वित किया गया था नवंबर 1962 में इसको क्रियान्वित किया गया था। और वेतन आयोग द्वारा किया गया था, इसकी जो सिफारिशें की गई थी कि सरकार की कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें केंद्र सरकार के जो स्थानांतरण कर्मचारी हैं उनकी बच्चे की शिक्षा में किसी बेसिकली अगर आप देखो, जो भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो लोग हैं उनके बच्चों के जो शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, तो उसके लिए ये अनुमोदन ये दिया गया था, जिसमें वो लोग क्या होते हैं, 2-2 साल में, 3-3 साल में ये ट्रांसफर होते हैं, तो उनकी परीक्षा किसी भी प्रकार के प्रभावित न हो, तो इसीलिए प्रकार सेंट्रल विद्यालयों को निर्मित किया गया था। हर जनपद में, हर जगह सेंट्रल ये विद्यालय हैं जहाँ पर वो अपने बच्चों की जो प्रोग्रेस है या उनकी जो पढ़ाई जो है वो नियमित रूप में सुचारू रूप से हो सकती है। जो ये वेतन आयोग था ना, इसकी जो सिफारिशें बेसिकली जो जिस पे आधारित थी, तो सरकार की कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें कि केंद्र सरकार जितने भी स्थानांतरण जो होते हैं, जो कर्मचारी जो ट्रांसफर होते हैं, तो उनके बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, ये इसमें कहा गया था। और सरकार जो भारत सरकार थी, भारत सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय थी, उसकी जो एक यूनिट के रूप में अगर कहें तो सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी वो 15 दिसंबर 1963 में इसको प्रारंभ किया था। और इसका जो प्रारंभिक शैक्षिक जो वर्ष रहा, जो इसका प्रारंभिक सत्र जो रहा था 1963 से 1964 के दौरान, इसको शिक्षा कर्मचारी जो हमारे सशस्त्र बल सेना के कर्मचारी होते हैं
उनके संस्थानों पर इसको चलाया गया था। और आपको मैं बता दूं 20 रेजिमेंट विद्यालयों को केंद्रीय विद्यालय के रूप में इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। और वर्ष आता है 1965 और 15 दिसंबर 1965 को केंद्रीय जो विद्यालय संगठन की इस सोसाइटी की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट यहाँ पर लागू हुआ था, जो 1860 के अंतर्गत है, जो निबंधित था, तो उसको ये रखा गया। अब बात करेंगे 19वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में कौन कौन सी चीजें इसमें सम्मिलित किया गया था। केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा, ये महिला विद्यालय था या नवोदय विद्यालय थे, तो कौन से, कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है, आप इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय की, हमने ये बात करी थी, ठीक है, तो याद रखिए। अब बात करेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि बालिकाओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसे KGVV योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा ये कब की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, जब हम बात करते हैं इन विद्यालयों की, जब हम बात करते हैं, तो इन विद्यालयों का बेसिकली क्या मोटो था, अगर हम देखें तो वैसे, ठीक है। तो जो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय थे, तो इसको जो शुरुआत की गई थी, इसको 2004 में इसको सरकार द्वारा किया गया था। कहीं ना कहीं इसको शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो योजना है भारत सरकार द्वारा, इसको अगस्त 2004 में, अगर मैं कहें जितने भी कठिन जो क्षेत्र हैं, जो कहें पिछड़े हुए क्षेत्र हैं या दुरुस्त क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में शिक्षा को एक मुख्य धारा के अंतर्गत, जो इस क्षेत्र में जैसे कि जो पिछड़े हुए वर्ग होते हैं, जैसे SC ST OBC या कहें जो जनजाति लोग हैं, तो उनको, उनकी जो लड़कियां हैं, उनको, अल्पसंख्यकों की लड़कियां को क्या था, उच्च शिक्षा के जो प्राथमिक स्तर पर या कहें जो आवासीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत उनकी शिक्षा को सही रूप से किया जाना है। और अगर जब हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय की, अगर बात करें तो देश में जो शैक्षिक स्वरूप को अगर देखें तो पिछड़े ब्लॉक हो गए, उनमें लागू किया जा रहा है, जहां महिला ग्रामीण जो साक्षरता राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा नीचे है, तो वहाँ पर साक्षरता दर जो लिंग का अंतर है, उसको राष्ट्रीय औसत से ऊपर लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जिसमें SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जितनी लड़कियां हैं, उनके लिए न्यूनतम यहाँ पर 75% यहाँ पर सीटों पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो छात्राओं को कितना प्रतिशत यहाँ पर ये जो सीटें आरक्षण की गई हैं, तो यहाँ पर 75% यहाँ पर आरक्षण प्रदान किया गया। और 20% जो सीटें हैं, बेसिकली अगर देखोगे तो वो गरीबी रेखा से नीचे जो लड़कियां रहती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो बेसिकली जो ये उद्देश्य था ना कि कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय को ओपन करने का, तो उसका जो उद्देश्य था, उच्च जो प्राथमिक स्तर पर या कहें आवासीय विद्यालय को स्थापित करके समाज में जितने भी वंचित समूह की जो लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा वहां तक अगर नहीं पहुंच पाती, तो उनको शिक्षा की मुख्य धारा में प्रभावित करने का मेन लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। अब बात करेंगे 21वें नंबर का प्रश्न। 21वें नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। कठिन क्षेत्रों में रहने वाले मुख्य रूप से SC ST OBC और अल्पसंख्यक की लड़की के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई थी। अभी हमने इस पर चर्चा की थी, तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका B है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो अभी हमने पूरा चर्चा करी थी, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जो लड़कियां होती हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए तो न्यूनतम कितने प्रतिशत वहाँ पर आरक्षित रखी गई है सीट, तो यहाँ पर 60 या 50, 60 या 70 या 75। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर जो सीटों को संरक्षित किया गया है, वो रिजर्व जो रखा गया है वो 75% और 25% जो रखा गया है, जो गरीबी नीचे से जो नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए रखा गया। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर कह रहा है कि 23वें नंबर का प्रश्न है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसे DIEET डाइट के रूप में हम इसको जानते हैं, तो इनके बीच संबंधों को मजबूत करना क्या था, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो डाइट है, जिसे डाइट का मेन उद्देश्य क्या होता है, जिसमें निरंतर गुणवत्ता सुधार, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो निरंतर गुणवत्ता सुधार के लिए प्राथमिक हो गया या माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक या वयस्क या गैर औपचारिक या फिर शैक्षणिक जितने भी संस्थान है, तो उनमें शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने का यहाँ पर उद्देश्य रखा गया था। और यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर है, यहाँ पर BRC CRC के माध्यम से, BRC SEER के माध्यम से, तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं। तो इसका जो सही
उत्तर जो है यहाँ पर 82, 86 और SCER के माध्यम से इसको संबंध को विस्तृत करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आपसे तहे दिल से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके उपस्थित रहूंगा, जिससे कि आपको हेल्पफुल या आपको हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पर आइए 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो ये कह रहा है कि भारत में विश्वविद्यालय तंत्र यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुने गए थे। देखिए यहाँ पर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर या डॉक्टर डी देशमुख है, ये श्री हुमायूं कबीर है या हृदयनाथ कुंजूरी ये है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो आपको मैंने इसका पहले पूरी तरीके से इसको बता दिया गया था। तो इसका जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सी डी देशमुख ये थे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। और उसके बाद जो इसका जो इसको पूरी तरीके से जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो ये रखा गया था वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को इसको रखा गया था। ये आपको पता होना चाहिए इसके अध्यक्ष के रूप में यूजीसी। ठीक है, जब मैंने आपसे पहले कहा था कि जो विश्वविद्यालय तंत्र में अगर हम देखें जो डॉक्टर सी डी देशमुख थे वो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष रहे। और उसके बाद जो मैंने कहा था जो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे वो 1956 में जब यूजीसी को संवैधानिक निकाय के रूप में एक स्वायत्त संस्था बना दिया गया था, तो उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में ये रहते। तो ये जो डाउट था वो भी मैंने आपके क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25वें नंबर का प्रश्न है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक यूनिट के रूप में सेंटर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था 15 सितंबर 1963 में, 15 दिसंबर 1963 में, 18 दिसंबर 1963 में या 18 सितंबर 1964 में। तो किस वर्ष थी, तो ये आपको बताना है। जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो आपको 15 दिसंबर 1963 में ये शुरुआत की गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 26वें नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रारंभ में शैक्षिक वर्ष 1963 से 64 के दौरान शिक्षा कर्मचारियों की सघनता वाले स्थानों पर चलाए जा रहे रेजिमेंट जो रेजिडेंशियल जो विद्यालयों को केंद्रीय विद्यालयों के रूप में ले लिया गया था। कि नाम 15 था, ये 18 था, ये 20 था, ये 25 था। तो मैंने इसको बताया था, पूरा विस्तार में इसको बताया था। जो आंसर नहीं दे पा रहा है तो आप छोड़ दीजिए, ये आप क्या बोलते हैं ये एलटी की प्रिपरेशन की तैयारी करना छोड़ दीजिए। जब आपको इतना ही पता नहीं है, जब उसका आंसर ही नहीं दे पाते हो तो इसको देख क्यों रहे हो आप लोग, आंसर तो दे सकते हो ना। ये आपको टाइप करने में भी आपके हाथों में दर्द हो रहा है, तो ये मेरे शब्द कड़वे लग रहे होंगे, मगर आपको ये समझना होगा जितना जितना मैं आपको बता रहा हूँ आपका स्वमूल्यांकन होता जाएगा। ये कोई ये नहीं देखेगा, कोई कमेंट सेक्शन में आप ये कहोगे यार ये इसका आंसर गलत देते हैं, लोग उसमें मजाक में मजाक क्यों बनाएंगे, आपकी वो चीजों में सुधार होगा बच्चा। इसको ये लेके चलेगा। 26 का जो सही उत्तर है यहाँ पर मैंने कहा ना कि जो विद्यालयों को जो केंद्र के स्वरूप में लिया गया था 20 विद्यालय ले गया था। अब यहाँ पर देखिए जो 27वें नंबर का प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय का उद्देश्य किस स्तर तक के बालिकाओं को आवासीय विद्यालय के अंतर्गत जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था, प्राथमिक स्तर पे, उच्च शिक्षा पर या प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर, ये या फिर ये सभी। तो क्या था उद्देश्य, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इसको क्या कहते हैं गुणवत्ता प्रदान की। सभी लोग अगर मुझे लगता है कि अनुमान जो लोग लेके चल रहे होंगे डी की तरफ चल रहे होंगे, तो डी गलत है। तो आपका इसका बी है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ये था। ठीक है दोस्तों, ये श्रृंखला यहीं पर तक और यही इसी प्रकार की श्रृंखलाएं मैं निरंतर आपके सामने लेते हुए आऊँगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।